वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि किन 2 स्टॉक्स पे मैंने ट्रेड लिया था पिछले 1-2 महीने में और 10% रिटर्न मेरा कौन से एनालिसिस के बेसिस पे बना मेरे कैपिटल पे 10% इन 2 मंथ्स। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, इस पे मैंने एंट्री ली थी 5th ऑफ सितंबर को। तो चलिए देखते हैं 5th ऑफ सितंबर को क्या किस टाइप का कैंडल बना था। यहाँ पे 5th ऑफ सितंबर, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हाँ, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। अब यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों ली थी वो देखते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था, तो इस डब्ल्यू पैटर्न का जब ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट लिया तो मैंने एंट्री लिया। और आप जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं डे के एंड में ही एंट्री लेना प्रेफर करता हूँ कि तब, क्योंकि तभी पता चलता है कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल है या नहीं। तो इसके डे के एंड में कैंडल तो बहुत बड़ा बना है, तो मेरी एंट्री भी 774.35 के अराउंड हुई थी। तो मींस यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 737 का था। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, हाँ, इस कैंडल के नीचे था मेरा कहीं पे, यहाँ 737 का। अब मेरा जो मिनिमम टारगेट होता है वो 1:2 मैं रखता ही हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। तो 1:2 के हिसाब से इसका जो मेरा टारगेट बनता था वो एटलीस्ट ये था अराउंड 849 या फिर, हाँ 848 के अराउंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किस तरीके से 5th सितंबर के बाद इसने अच्छा मूवमेंट दिखाया। 1:1.5 तक मेरा प्रॉफिट 2 से, मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ही हो गया था इस कैंडल में। मतलब 11 सितंबर को ही मेरा 1:5 तक हो गया था, बट मैंने बुक नहीं किया। फिर उसके बाद ये फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया अक्टूबर तक, और फिर इसने एक हाई लगाया यहाँ पे 16 अक्टूबर को फिर से 828। फिर यहाँ पे भी टारगेट क्योंकि बुक नहीं हुआ तो मैंने एग्जिट नहीं किया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 महीने के आसपास हो गया था। तो यहाँ पे बुक नहीं हुआ था। अगर आप देखें टारगेट मेरा 9.63 है। तो यहाँ फिर आगे चलते हैं तो अब यहाँ से स्टॉक नीचे आने लगा। अब जहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ा इमोशन फैक्टर यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो लगातार 1 हफ्ता ये नीचे ही रहा स्टॉक, और इस टाइम पे आई थिंक निफ्टी भी नीचे चल रहा था, सभी स्टॉक्स आई थिंक नीचे चल रहे थे। बट मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने पेशेंस रखा और मैंने जो डिसाइड किया था कि जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, यानी कि मेरे स्टॉप लॉस के नीचे डे एंड में नहीं दिखता, तो तब तक मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस तक ये पहुंचा भी नहीं, तो 26 अक्टूबर के बाद फिर से इसने अपसाइड दिखाना शुरू किया और फाइनली ये कल के दिन यहाँ पे इसने जो है वो टारगेट को वो हिट किया। तो अभी हम देखें तो ये कितने दिनों में मेरा टारगेट जो है अचीव हुआ। तो मैं यहाँ इस कैंडल से देखूं तो, और यहाँ से देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 61 डेज लग गए, और अराउंड 10% का गेन जो है वो मुझे मेरे कैपिटल पे मिल गया। तो 10% गेन 2 मंथ्स में इट्स नॉट बैड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगा, बट बहुत ही अच्छा मुझे बेनिफिट भी मिला और पेशेंस का वो रिवॉर्ड भी मिला। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमें सेटअप्स तो बहुत पता होते हैं, लेकिन हम उन पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करते हैं। इसलिए हमें हमेशा स्टार्ट कम कैपिटल से करना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आप उसी कैपिटल पे काम करें, छोटे कैपिटल पे काम करें, इक्विटी में काम करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर जब आपको चार्ट समझने आने शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमें देखने चाहिए डेरिवेटिव साइड। अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो वो बाद में देखा जा सकता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा इक्विटी से ही करें। तो मेरा ये वाला ट्रेड जो है वो डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे था, और मेरा 1:2 मैं मिनिमम रखता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो 1:1.5 मिनिमम टारगेट लेके चलो। 1.5 में कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, और बाकी 1:2 में या फिर उसको ट्रेल भी कर सकते हो। तो सेकंड स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया था वो था बाटा। ये स्टॉक में मुझे विद इन 30 डेज में ही मुझे इसमें
कुछ 5 या 6% के आसपास रिटर्न मिल गया। इसमें भी मेरा 1:2 था और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है किस बेसिस पे मैंने लिया। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और शॉर्ट्स बनाया है, एक मैजिक पेयर कैंडल स्ट्रैटेजी पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ही अच्छा मैजिक पेयर कैंडल बना था, तो इसी कैंडल के ऑलमोस्ट एंड पे क्लोजिंग टाइम पे 3 o'clock के अराउंड ही मैं मेरी एंट्री लेता हूँ, तो वहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। लेकिन इस कैंडल पे जब मैंने एंट्री ली थी, तो वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा था, वो ये था क्योंकि ये एक प्रीवियस स्विंग के आसपास ही था। यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्विंग के नीचे ही था, तो हमेशा जो भी स्विंग लोज बनते हैं या स्विंग हाइज बनते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर था इस स्टॉक को लेने में, रिस्क था, बट रिस्क तो हमको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरा 1:2 कैसे होता है। मेरी एंट्री होती है 1569, यानी कि 1569, तो ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ कहीं पे था। हाँ, 1566, हाँ, यहाँ पे मेरा जो है वो स्टॉप लॉस था, और 1:2 हमारा इसमें बनता है। यस, तो इतना हमारा बनता है, हाँ, 1646 के अराउंड। सॉरी, हाँ, ये 164, 1636 के अराउंड हमारा 1:2 बनता है। तो इस स्टॉक में देखिए किस तरीके से मार्केट पहले इसने, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा कैंडल तो बनाया, यहाँ पे एंट्री भी हो गई, लेकिन सडनली जो नेक्स्ट 2 कैंडल्स हैं वो डायरेक्टली रेड बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर आप मेरे व्यूअर्स हो रेगुलर, तो मैं कभी भी अपना जो स्टॉप लॉस तब मैं एग्जिट नहीं करता हूँ जब स्टॉप लॉस आ जाता है, तब एग्जिट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर सपोज 3 o'clock के आफ्टरनून में, 3 o'clock के बाद अगर मुझे वो कैंडल का जो है करंट प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के नीचे चल रहा है, तो ही मैं एग्जिट करता हूँ, तो नहीं तो नहीं करता हूँ। तो ये डे के एंड में ऑलमोस्ट ये ऊपर आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया था। और आप नेक्स्ट डे देखें ग्रीन बना, उसके बाद गैप अप हुआ और डायरेक्ट बाइंग हुई। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे बहुत सारे जो है फेक स्टॉप लॉसेस मेरे बचे हैं। तो आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हो गया, और फिर इसने भी कल के दिन में हमें जो है वो टारगेट दे दिया। लेकिन इसमें मेरा टारगेट, मैंने एग्ज़िट थोड़ा-सा लेट किया था क्योंकि यहाँ पे कैंडल अच्छी बन रही थी, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 1651, ये जो यहाँ पे जो बॉडी थी इसकी ओपनिंग, इस कैंडल की 11 अक्टूबर की ओपनिंग कैंडल जो थी, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये इस लेवल को ज़रूर टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्विंग भी था और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ तक मैंने वेट किया। तो 4, 6 और 5, 1 में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है, बट देखते हैं अपना कितना रिटर्न जनरेट हुआ था। तो ये देखिए बिल्कुल ही 33 डेज में अपने को मिल गया 5.23% का गेन। तो इस तरीके से मैंने 2 मंथ्स में 5% और 10% का जो है रिटर्न जनरेट किया अपनी कैपिटल पे। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के बेसिस पे, ताकि जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हों वो इस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा कैपिटल लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इक्विटी में आओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल गेन करो, और फिर उसके बाद आप दूसरे सेगमेंट्स देख सकते हो, जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस और हेजिंग वगैरह। ये सब आप धीरे-धीरे, जब तक आपको पहले चार्ट रीडिंग करना नहीं आएगा, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी जगह पे जाने का, और बार-बार 2-3 जगह में पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही इक्विटी में ही पहले फ़ोकस करो एटलीस्ट 6 टू 8 मंथ्स, तो आपको थोड़ा-सा चार्ट का समझ आएगा, प्राइस एक्शन थोड़ा-सा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे जैसे मैं आपको बहुत बारी बताया है कि जभी भी डाउन ट्रेंड हो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लोज़, इस
तरीके के बन रहे हों और फिर आपको मैजिक पे कैंडल मिल जाए, तो उसके बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% चांस होते हैं कि अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और 1:2 हमें टारगेट ये देख के जा सकता है। कभी-कभी ये टारगेट 1:10 भी होता है, 1:4 भी होता है, बट हमें स्टार्टिंग में 1:2 अगर आप लेते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो गाइस इसी तरीके से ही ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो उस केस में आप इन्वेस्ट करके बैठ सकते हो, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ता है और स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सेम डे आपको एग्ज़िट नहीं करना है और इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपको ब्रोकरेज भी बनता है प्लस आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो इस चीज़ में थोड़ा-सा आप फ़ोकस करो कि आपको बेनिफिट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना है, कम ट्रेड्स में भी प्रॉफ़िटेबल बन सकते हैं। तो गाइज़ यही मेरे 2 स्टॉक्स जो अभी मैंने रिसेंटली एग्ज़िट किए हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि किस बेसिस पे मैंने लिए और किस बेसिस पे मैंने जो है वो एग्ज़िट किया है। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिला हो। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसे ही मैं कोई और स्टॉक्स में एग्ज़िट करता हूँ, तो आपको बताऊँगा कि किस बेसिस पे मैंने उसको लिया, कौन से एनालिसिस में ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ यूज़ नहीं करता हूँ। 3 टू 4 काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ ही जो हैं वो मैं यूज़ करता हूँ, जिनको मैंने बैक टेस्टिंग काफ़ी किया हुआ है, तो उन्हीं पे ही मैं ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट करता हूँ। तो गाइज़ टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैक टेस्टिंग करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको माइंडसेट को आपको सही करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ माइंडसेट ही चलता है। स्ट्रैटेजी जो है वो सेकंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है वो माइंडसेट ही है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आपकी स्ट्रैटेजी चाहे 100% भी क्यों ना हो, तब भी आप उसमें लॉस ही लेके निकलोगे अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।